अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स। ये लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड को सीखना है। जो स्पीड ऑफ साउंड तो देखते हैं, लेकिन ये पहले ये देख लो कि आम जिंदगी में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्पीड का कंसेप्ट क्या है। तो आपको पता है कि चैप्टर 4 में भी जिक्र है, 9th में पढ़ के आएगा। स्पीड है कि भाई यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 1 सेकंड में यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ साउंड की जब आप बात करेंगे तो स्पीड का कंसेप्ट तो वही रहेगा, चेंज तो नहीं होना, बेशक साउंड की बात हो रही है। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर यही कुछ बात है, डिफाइन किया हमने कि डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में साउंड वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो साउंड वेव की स्पीड कहलाएगी बच्चों। और एक और चीज़ कि साउंड वेव्स जो है वो कंप्रेशनल इन नेचर है, यानी कि जो साउंड वेव्स जब मीडियम से पास होती हैं तो कंप्रेशंस जनरेट करती हैं, रैरिफैक्शंस जनरेट करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, और जो साउंड वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, कंप्रेशनल वेव्स हैं। कंप्रेशनल जिनको नहीं याद आ रहा उनको याद करवा दो बच्चों, आपने 10th फिजिक्स में ये सीखा है कि जो साउंड वेव्स हैं जब मीडियम से क्रॉस करती हैं, मूव करती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं। तो कहीं मीडियम के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं और फिर आगे मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हैं, ज़्यादा फासले के ऊपर मौजूद है। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट कम है, क्लोज हैं, तो वो कंप्रेशन कहलाता है, और जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, वो रैरिफैक्शन कहलाता है। रेयरफैक्शन भी इसको पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। रेयरफैक्शन पढ़े, रैरिफैक्शन पढ़े, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट का फ़र्क है, कोई फ़र्क बाकी और वजह नहीं है। अच्छा, तो कंप्रेशन और रैरिफैक्शन जो है बच्चों, इसमें देखो तो ये कंप्रेशन जो है आगे फिर मूव होगी, और आगे मूव होगी, यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो जाएगी, पीछे रैरिफैक्शन बन जाएगी, फिर आगे कंप्रेशन मूव करेगी। तो इस तरह साउंड वेव्स कंप्रेशन की फॉर्म में मीडियम में से ट्रैवल करते हैं, इसलिए इनको कंप्रेशनल वेव्स का नाम देते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है? अभी स्पीड ऑफ साउंड है मैकेनिकल वेव की टाइप। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जो मीडियम डिपेंडेंट, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो साउंड वेव्स भी तो वही ऐसे ही हैं, साउंड वेव्स भी तो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं अपने प्रोपेगेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ है ना, मीडियम की प्रॉपर्टीज़ वो अफेक्ट करेंगी स्पीड ऑफ साउंड को। एक पुरानी बात जो आपको याद है वो ये है कि गैसेस में से स्पीड ऑफ साउंड कम है और लिक्विड्स में ज़्यादा और सॉलिड्स में और ज़्यादा। तो जब मीडियम की नेचर चेंज हुई तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो गई। यही तो हम बात कर रहे हैं कि साउंड वेव्स चूँकि मीडियम डिपेंडेंट हैं, लिहाजा मीडियम की करैक्टरिस्टिक्स, मीडियम की प्रॉपर्टीज़ स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स का जिक्र करेंगे हम जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करती हैं, और भी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 हैं, डेंसिटी ऑफ द मीडियम और फिर इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। क्यों मैंने कहा यही 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इन्हीं के साथ रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर की बात करो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेंसिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करते हो तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर का फैक्टर, प्रेशर का फैक्टर, ठीक है, अल्टीमेटली इनका ताल्लुक किसके साथ है? डेंसिटी के साथ ही होना है। तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जैसे मैंने कहा कि ये मेन फैक्टर है, ये पता है तो बाकी फैक्टर्स इसी के अंदर ही आ जाते। इस तरह ह्यूमिडिटी है कि एयर कितनी ह्यूमिड है, वो भी डेंसिटी को ही अफेक्ट करती है, तो वो वाला फैक्टर भी डेंसिटी के अंदर ही आ जाता है। इसलिए ये 2 मेन फैक्टर्स हैं, डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम को बच्चों इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम भी हम कह सकते हैं, आगे ये नाम आएगा। अब न्यूटन ने कोशिश की कि स्पीड ऑफ साउंड को थ्योरेटिकली निकालें। देखो, स्पीड ऑफ साउंड 2 तरीके हैं ना, एक प्रैक्टिकली कि आप एक्सपेरिमेंट करें, और दूसरा है थ्योरेटिकली ऑन पेपर फार्मूले की मदद से आप निकाल लें। तो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश की वो थ्योरेटिकल थी, ऑन पेपर फार्मूले की मदद से। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसने बनाया न्यूटन ने, वो आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है जो न्यूटन ने डेवलप किया कि स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम बच्चों। तो इसमें इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम, इसको ई से इंडिकेट करते हैं, जैसे ऊपर एक फैक्टर लिया जिसको इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम कहा, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम, ई से इंडिकेट करते हैं तो ई आ जाएगा, फिर डेंसिटी ऑफ द मीडियम रॉ से इंडिकेट करते हैं तो रॉ आ जाएगा। अब इस फार्मूले में स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए बच्चों न्यूटन ने कुछ अजम्पशंस ली, उसने कुछ अज्यूम किया,
वो क्या अजम्पशंस थी, ये आपसे एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भाई, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन पे तैयार कीजिएगा। न्यूटन ने अज्यूम किया कि जब साउंड वेव्स एयर से ट्रैवल करती हैं ना बच्चों, तो एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता या मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसको हम आइसोथर्मल कंडीशंस कहेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ये कांस्टेंट, थर्म हीट से है, तो आइसोथर्मल का मतलब हुआ सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरे लफ्ज़ों में न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि जब साउंड वेव्स एयर से गुजरती हैं तो एयर का टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होता, एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर। ये मीडियम की बात कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस जो हैं यानी आइसोथर्मल कंडीशंस के ऊपर बच्चों जो इलास्टिसिटी है ना, या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एयर, वो इक्वल है प्रेशर ऑफ द एयर के। दूसरे लफ्ज़ों में जो ई है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, वो किसके इक्वल हो गया, प्रेशर ऑफ द एयर, ई इक्वल टू पी। अब न्यूटन ने अज्यूम किया कि आइसोथर्मल कंडीशंस पे ई इक्वल टू पी होना चाहिए। फिर उसने ई हटाया और उसकी जगह पी लिखा और पी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने ये प्रूव करना है कि वाकई ही आइसोथर्मल कंडीशंस के ऊपर ई इक्वल टू पी होता है। तो बच्चों अब प्रूव करना है कि ई इक्वल्स टू पी है, मैथमेटिकली हमने इसको जस्टिफाई करना है। और ये आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई दैट अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस इलास्टिक मॉडुलस ई इज इक्वल टू पी ऑफ द मीडियम, ये प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो चलें इसको प्रूव करते हैं बच्चों। फ़र्ज़ करें एयर का वॉल्यूम वी है और एयर का प्रेशर जो पी है। अब आप में से जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ रखा है, और जो ICS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 9th से रिकॉल करवाना पड़ेगा कि 9th में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। और जब आप इसको इक्वालिटी में बदलते हैं और पी को इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं तो पी वी इक्वल हो जाता है बच्चों कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे इक्वालिटी में इसको बदलने के लिए पी को इधर ले गए तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो ये बॉयल्स लॉ की फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बॉयल्स लॉ किस कंडीशन पर स्टडी किया जाता है? बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ में रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम में, और ये है बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, न्यूटन ने अज्यूम किया कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है पी और वी यानी एयर का जो वॉल्यूम और प्रेशर है उसको फिर हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये जो प्रोपेगेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये भी अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर है। लिहाजा यहाँ पी और वी के ऊपर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं बच्चों, तो जो इनिशियल प्रेशर है एयर का वो पी है। फिर जब प्रेशर में इंक्रीज़ लाएंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर जब बच्चों इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पहला जो प्रेशर है वो पी, फिर उसमें इंक्रीज़ आया डेल्टा पी का, तो नया प्रेशर कितना हो गया पी प्लस डेल्टा पी। पहले वाला प्रेशर तो मौजूद ही है ना बच्चों, मिसाल के तौर पे आपको 1000 रुपीज़ हो और उसमें 200 का इजाफा हो जाए तो आपसे पूछेंगे नया कितना होगा, तो नया 1200 हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 तो पहले ही है प्लस उसमें इजाफा आया, तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो निकलेगा, तो पी प्लस डेल्टा पी नया प्रेशर हो जाएगा। इसी तरह से पहले वाला जो वॉल्यूम है वो वी है, तो जो प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आया, वॉल्यूम में कितना डिक्रीज़ आया डेल्टा वी का, तो नया वॉल्यूम कितना होगा पहले वाला वॉल्यूम माइनस जितनी उसमें कमी हो रही है डेल्टा वी की, तो वी माइनस डेल्टा वी इज़ द न्यू वॉल्यूम। अब इसके ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। बॉयल्स लॉ है बच्चों पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा भाई, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले जो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम है वो इक्वल होगी चेंज के बाद में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी बिफोर और पी वी आफ्टर। तो पहले बिफोर में तो प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो पी वी हो गया। राइट हैंड साइड पे जो न्यू प्रेशर है आफ्टर वाला प्रेशर है वो पी प्लस डेल्टा पी और न्यू वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ पी वी तो हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड पे बच्चे, पी को वी से मल्टीप्लाई करें तो पी वी, फिर पी को माइनस डेल्टा वी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी डेल्टा वी,
डेल्टा पी को वी से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा पी और डेल्टा पी वी, फिर इस डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करें माइनस डेल्टा वी से तो माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। तो ये हमारे पास स्टेप आ गया राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन के बाद। अब यहाँ पे देखें तो ये पी वी इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं तो माइनस हो जाएगा, और जो पहले से प्लस वाला है उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल करके यहाँ पे ज़ीरो आप लिख दें। राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स। उसी तरह अगले स्टेप में ये माइनस वाले टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएँ तो प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें तो राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म है डेल्टा पी डेल्टा वी, इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं। अगर बच्चों डेल्टा पी बहुत स्मॉल हो, डेल्टा पी क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर अगर बहुत स्मॉल हो तो डिक्रीज इन वॉल्यूम वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम कम होगा बच्चे, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। तो जितना आप प्रेशर में चेंज लाओगे वॉल्यूम में तो उतना ही चेंज आएगा। तो अगर प्रेशर में अगर आपने कम चेंज लाया है तो वॉल्यूम में भी बच्चों कम ही चेंज आएगा। तो इसका मतलब है कि जब डेल्टा पी बहुत स्मॉल है, डेल्टा वी बहुत स्मॉल है, इनकी प्रोडक्ट और स्मॉल होगी। कैसे? देखें, मैथमेटिकली जब आप दो स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और स्मॉल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक स्मॉल नंबर है 0.1, इसको एक और स्मॉल नंबर 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 इंटू 0.1 रिजल्ट इज़ 0.01। बच्चों यहाँ पे देखा दो स्मॉल नंबर, उनका रिजल्ट और ज़्यादा स्मॉल। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे स्टैब्लिश करें कि जब डेल्टा पी बहुत स्मॉल होगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा वी भी स्मॉल होगा, और दो स्मॉल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट और ज़्यादा स्मॉल होगा, इतना स्मॉल कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो पीछे हमारे पास पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा पी वी आ जाएगा। यहाँ पे गौर करो बच्चों, तो यहाँ पे अब हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे एक एक टर्म है, तो ये जो डेल्टा वी लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड करते हैं तो ये आपको डिवाइड हुआ नज़र आ रहा है। अगले स्टेप में न्यूमिनेटर में जो आपको वी नज़र आ रहा है इसको साइड पे लिख दो, क्योंकि न्यूमिनेटर में वी प्लस के रिलेशनशिप के साथ है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के साथ है वी, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया और ये वी को हमने साइड पे लिख दी है। अब यहाँ पे देखो वी जो है वो न्यूमिनेटर में मौजूद है और मल्टीप्लिकेशन के साथ है। जब v को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो उसका रिलेशनशिप अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर ये ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें हमने इसको डिनोमिनेटर में ला के डिवाइड कर दिया, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी हो गया। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, गौर करें बच्चों, तो ये ऊपर जो डेल्टा पी है ना, ये डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है, और हम इसको पता है क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस लिख सकते हैं। क्यों इसको स्ट्रेस लिख सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर भी तो यही है ना, प्रेशर का फार्मूला भी तो यही है, प्रेशर इज़ डेल्टा पी या खाली पी लिख लें, प्रेशर इज़ फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेस भी यही है। इसका मतलब है पी और जो स्ट्रेस है ये तो एक ही चीज़ है, इक्वल है मैथमेटिकली फिज़िक्स में। तो पी हटा के डेल्टा पी हटा के वहाँ हम स्ट्रेस लिख सकते हैं, तो डेल्टा पी तो आ गया इक्वल टू स्ट्रेस। ज़रा नीचे गौर करें डिवाइडिंग लाइन से, ये बड़ी डिवाइडिंग लाइन, उससे नीचे क्या है, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। अब वी जो था वो ओरिजिनल वॉल्यूम है बच्चे, ओरिजिनल वॉल्यूम की रेशो किसके साथ है, डेल्टा वी के साथ। डेल्टा वी क्या है, चेंज है, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। जब भी किसी चीज़ की चेंज को उसकी ओरिजिनल के साथ आप रेशो बना देते हैं, जैसे यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम रेशो ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको स्ट्रेन कहेंगे। चूँकि वॉल्यूम वाली है तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इक्वल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो अब इनको हटाएंगे और इसकी जगह लफ्ज़ लिख देंगे, डेल्टा पी हटा और उसकी जगह आ गया स्ट्रेस, और डेल्टा वी बाई वी हटा उसकी जगह आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इक्वल बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो स्ट्रेस और डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हटाएंगे, उसकी जगह ई लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे उसी तरह पी मौजूद है, गौर करें तो पी किसके इक्वल हो गया, ई के। यही तो हमने प्रूव करना था कि जो ई है वो इक्वल टू पी है, ये पी इक्वल टू ई एक ही चीज़ है, ई इक्वल टू पी। तो जो फार्मूला न्यूटन ने इनिशली हमें दिया उसमें हम पी ई हटाएंगे और उसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, पी।
तो अब हमने P उसकी जगह लिख दिया। यहाँ से अब V निकालना हमारे लिए ज़रा मुश्किल नहीं है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है। अब जो आपकी बुक में जो V निकाला गया है उसके लिए कुछ आगे स्टेप्स किए गए हैं, आपकी मर्ज़ी है वो अगले स्टेप करें या ना करें, क्योंकि मैं अब आपको यहीं पे एक शॉर्ट मेथड बताना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर आप जिसको फॉलो करके आप डायरेक्ट यहाँ से V निकाल सकते हो, और आगे जो बुक वाली कैलकुलेशन है वो नहीं करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, और करना चाहें तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों न्यूटन ने ये जो निकाली है, वेलोसिटी कैलकुलेट की है, थ्योरेटिकली स्पीड कैलकुलेट की है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट की है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, STP के ऊपर। अब अगेन आप में से प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वो STP को जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ICS के उन्हें नहीं पता तो बता दें बच्चों, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये 0 डिग्री को बोलते हैं, यानी 0 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है ना ये 1 ATM है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बच्चे? 1 ATM। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है P और रॉ की, वो SI यूनिट में पुट करनी है। तो हमें पता चल गया कि प्रेशर है हमारे पास कितना, 1 ATM, और 1 ATM को SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ATM इक्वल है SI यूनिट में 101,325 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, तो पास्कल लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें। तो ये हो गया एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM SI यूनिट में। फिर एयर की डेंसिटी रॉ, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 0 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर जो डेंसिटी ऑफ द एयर है SI यूनिट में वो है बच्चों 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप यहाँ P की वैल्यू पुट करो ये, और रॉ की वैल्यू पुट करो, तो P की वैल्यू को रॉ की वैल्यू से डिवाइड करो, जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट लो, तो आपके पास 280.2 समथिंग आता है। राउंड ऑफ करें तो 280 रह जाता है, 280 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। ये वो स्पीड है जो न्यूटन ने निकाली थी थ्योरेटिकली। जारी बात है ये ठीक नहीं है, आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हो। अगर आप बुक वाला मेथड फॉलो करना चाहते हो तो आगे मैं आपको बुक वाला मेथड भी सिखा देता हूँ। एक्चुअल में बुक में थोड़ा सा उसने इनडायरेक्ट किया है, बुक में उसने ये P हटाया है और P की जगह उसने इसकी एक और वैल्यू पुट की है, दैट इज़ रॉ MGH। तो अगले स्टेप में आप P हटाएं और रॉ MGH लगा दें, और जब रॉ MGH लगा देंगे तो उसके बाद वैल्यूज़ पुट करनी है और आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो M है वो मरकरी के लिए है बच्चों, और रॉ डेंसिटी है, तो रॉ M इज़ द डेंसिटी ऑफ मरकरी। क्यों ये फार्मूला बन रहे हैं और इसको मरकरी लिख रहे हैं? इसलिए बच्चे के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं मरकरी बैरोमीटर से। आमतौर पे सिंपलेस्ट तरीका तो यही है, वैसे और भी मेथड्स हैं। तो जो मरकरी बैरोमीटर है इसकी मदद से हम 1 ATM प्रेशर सी लेवल के ऊपर जाके कैलकुलेट करते हैं। सतह समंदर पे सी लेवल के ऊपर जो एयर का प्रेशर है हम उसको 1 ATM लेते हैं, तो वहाँ पे जो मरकरी बैरोमीटर है उसकी हाइट कितनी निकलती है। तो मरकरी बैरोमीटर की ये पहले देख लें नीचे, ये एक बच्चे एक कंटेनर है, इसके अंदर मरकरी यानी Hg मौजूद है। आपको पता है मरकरी एलिमेंट है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, Hg इसका सिंबल है। तो ये मरकरी है यहाँ पे, इसके ऊपर जब इन्वर्टर ट्यूब रखेंगे इसकी सरफेस के ऊपर तो मरकरी इस इन्वर्टर ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। अगर बच्चों जो प्रेशर हो, अगर ये काम आप समंदर की सतह पे कर रहे हैं, सी लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 ATM होता है। तो आपको पता है ये मरकरी ऊपर राइज करके कितनी हाइट पर जाएगा। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में लाइनें लगी हों तो ये 76 सेंटीमीटर मरकरी राइज करता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम की हाइट आती है एट 180। तो इसलिए ये फार्मूला है प्रेशर का इनडायरेक्ट मरकरी बैरोमीटर से P इज इक्वल टू, यानी प्रेशर जो मरकरी बैरोमीटर से निकालते हैं उसमें P इज इक्वल टू रॉ MGH, रॉ MGH। तो अब इसमें रॉ M में आपको बता चुका डेंसिटी ऑफ मरकरी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और H जो है वो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है जो अभी मैंने आपको बताया 76 सेंटीमीटर। अब बुक में उसने डायरेक्ट नंबर डाला हुआ 76 सेंटीमीटर। बच्चा वहाँ पे सर मारता रहता है किताब के साथ, उसे नहीं पता चलता ये 76 कहाँ से आ गया। तो 76 सेंटीमीटर इज़ द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, जो आपको अभी पता चल गया।
अब ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करना, पी हटाना, उसकी जगह फार्मूला लिखें और फिर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं कि फार्मूला ये आया कैसे, तो उनके लिए मैंने साइड पे कैलकुलेट कर दी है। ये इजाफी चीज़ है, आपको अपने आंसर में इसको कन्वर्जन को ये फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। कर भी लें तो गलत नहीं होगा, अच्छी बात होगी, लेकिन ना भी करें तो उससे नंबर नहीं कटेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो प्रेशर होता है बच्चों फोर्स ओवर एरिया। यहाँ पे जो फोर्स है वो गैस की फोर्स है, और गैस जो नीचे फोर्स लगा रही है अपने वेट की वजह से लगा रही है, तो फोर्स इक्वल टू वेट है और वेट इक्वल टू mg है, mg आ गया। यहाँ पे हम m हटाएंगे और उसकी जगह बच्चों उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो m की वैल्यू जो यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, डेंसिटी के फार्मूला से। डेंसिटी इक्वल होती है बच्चे मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो m इक्वल हो जाएगा रॉ वी के। तो ऊपर m हटाओ उसकी जगह रॉ वी लिख दो तो क्या हो जाएगा, रॉ वी इंटू जी डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे गौर करें बच्चे, जो एरिया है ना, एरिया में 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं लेंथ की, सॉरी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं और एरिया में लेंथ की 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं। क्या मतलब इस बात का, आसान सा मतलब है कि मैं आपको इनडायरेक्ट ज़रा समझा देता हूँ। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे आता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तभी ये मीटर क्यूब बनेगा ना। अब आप देखो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, ऐसा यूनिट। इसका मतलब एक लेंथ की डायमेंशन, या एक लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ। अब लेंथ को आप एक्स से शो करो, एच से शो करो, वाई से शो करो, ठीक है, डी से शो करो, एस से शो करो, एल से शो करो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमने उन 3 डायमेंशंस को, 3 लेंथ्स को एच से शो कर दिया, तो वॉल्यूम हटा के उसकी लेंथ की 3 डायमेंशंस 3 एच लिख दिए। तो एरिया का यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 2 मीटर मल्टीप्लाई करने हैं, इसका मतलब है 2h मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया हटा के 2h लिख दिया। अब यहाँ से ऊपर से 2h, नीचे से 2h से कैंसिल, एक h बन गया, तो P इज इक्वल टू रॉ GH। यहाँ पे चूँकि ये डेंसिटी मरकरी की है तो यहाँ पे नीचे m लगा दें फ़र्क लाने के लिए, तो रॉ इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रॉ mgh। तो इस तरह से फार्मूला आता है, ये भी आपको पता चल गया। अब न्यूटन वाला जो फार्मूला था उसमें P हटाएं, पहले तो E था, E को इक्वल टू P किया, E हटाया P लगाया। अब P हटा के उसकी जगह क्या लगा दो बच्चों, रॉ mgh। अब आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। तो रॉ m की वैल्यू कितनी है बच्चों, रॉ m की वैल्यू है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपकी बुक में, और बुक में SI यूनिट में वैल्यूज़ नहीं दी गई, नॉन SI यूनिट में है, तो मैंने भी यहाँ पे नॉन SI यूनिट में ही ले ली है। आगे मैं आपको समझाऊँगा। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, देखें ना, ग्राम SI यूनिट तो नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब भी SI यूनिट नहीं है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पे देख लो हाइट जो है मरकरी कॉलम की, मैंने आपको सिखाया बताया 76 सेंटीमीटर। जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अब ये थोड़ा सा बता दूँ, हो सकता है किसी बच्चे को कन्वर्जन ना पता हो। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना SI यूनिट जी का, SI यूनिट में इसकी वैल्यू। अब इसको आपने मीटर से ना सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि बाकी लेंस में आप सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहाँ पे भी आप मीटर से सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हो, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ ये 0.0 से कैंसिल, ऊपर हुआ 98, नीचे 10 बचा, 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये डेंसिटी ऑफ द एयर, रॉ इज द डेंसिटी ऑफ एयर 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको मेथड बताया सिंपल, आसान, डायरेक्ट, उसमें मैंने आपको डेंसिटी ऑफ द एयर बताई SI यूनिट में, वो कितनी मैंने आपको बताई 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो ये भी वही चीज़ है, इसको अगर डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ पे लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 1.29 तो आ जाएगा, आगे 3 भी मौजूद है। तो अगर ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो, तो यही आंसर आएगा 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। खैर यहाँ पे आपको SI यूनिट में वैल्यू नहीं पुट करनी, आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो 0.001293। अब ये तमाम वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसमें पुट करते हैं। तो चले वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये रॉ m की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू, h की वैल्यू, और ये रॉ डेंसिटी ऑफ द एयर की वैल्यू। जब आप न्यूमरेटर में मौजूद तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, उसका स्क्वायर रूट लेते हो, तो आपके पास ये आंसर आता है 27,989.17 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बुक में ये
ये नहीं लिखा हुआ। बुक में क्या लिखा है, बुक में ये वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसने डायरेक्ट 280 मीटर पर सेकंड लिखा है। अब स्टूडेंट वहाँ किताब से टक्कर मारता रहता है, समझ नहीं आती उसे, क्योंकि जब वो अपनी कैलकुलेटर पे चेक करता है, जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है और सॉल्व करता है, तो उसके पास तो आंसर 27,980 सेंटीमीटर पर सेकंड आता, जबकि बुक में डायरेक्ट उसने 280 मीटर पर सेकंड लिख दी। ये क्या चक्कर है, क्या कैलकुलेटर गलत बता रहा है, ये बुक पे गलत है? तो जवाब है ना कैलकुलेटर गलत बता रहा है ना बुक पे गलत। हुआ क्या है, हुआ ये है बच्चे कि यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया है। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आती वो चैप्टर 1 में राउंड ऑफ करने का फिर कंसेप्ट भुला चुके हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपने राउंड ऑफ करने का तरीका सीखा है कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए रूल अलग है, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसके लिए अलग है। यहाँ पे चूँकि हमारे ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से हमें फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इन चारों नंबर्स को देखें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं आपको यहाँ पे 76 में नज़र आ। बाय द वे इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2। तो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, वो 2 है। तो आपके फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे साइड पे आपको राउंड ऑफ करके दिखा दूँ। तो पहले 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, 2 और 7। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों 2 और 7 लिख लिया। अब बाकी पार्ट सारा हमने ड्रॉप करना है, ये पार्ट ड्रॉप करेंगे तो इधर 7 में इजाफा हो जाएगा। तो हम इसको 2 7 लिखने के बजाय अब हम क्या लिख देंगे, 2 8 लिख देंगे। फिर बच्चों इसको अगर हम खाली 28 लिख दें तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 27 जो है उसकी पोजीशन क्या बनती है 1000 वाली, 27,000। तो उसको राउंड ऑफ करने पे जो 28 बना है इसकी भी पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1000 वाली होनी चाहिए। ये भी 27 से राउंड ऑफ होकर 28,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये उसके बाद 989 जो 3 डिजिट्स हैं इनके लिए ये हटा के इनकी जगह हम 0 लगाएंगे, 0 0 और 0। तो ये 27,000 और समथिंग जो था ये ऑलमोस्ट 28,000 के इक्वल है। तो ये हटा के हम इसकी जगह 28,000 लिख देंगे। तो ये 28,000 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसको अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 0 100 के और यहाँ पे 2 0 कैंसिल, तो 280 मीटर पर सेकंड इज़ द आंसर। अब कुछ किताबों पे यहाँ पे बुक में ना 280 मीटर पर सेकंड पे 282 मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ है। जिन किताबों पे 282 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है बच्चे वो गलत है। तो जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो 280 मीटर पर सेकंड। जिस किताब पे 280 लिखा हुआ है ना उसी किताब पे जाकर 282 जिस किताब पे लिखा हुआ है उसी किताब पे अगले पैराग्राफ में उसने 280 लिख दी है। यानी एग्जैक्ट उसी पेज पे अगले पेज पे पहले उसने 280 लिखा, 282 लिखा और आगे चल के उसने 280 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि जहाँ 282 लिखा है वहाँ गड़बड़ है। रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 280 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होगी। अब जाना नहीं है, अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो मौजूद है। बुक में लिखा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये तो हो गई जो न्यूटन ने वैल्यू निकाली, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की, वो इससे ज़्यादा है, वो है 332 मीटर पर सेकंड। अब ये न्यूटन ने कम निकाली है, गड़बड़ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तकरीबन हमारी बुक में लिखा है 16% एरर है। इसमें कितना एरर है, 16% एरर। अब 16% एरर है, याद रख लें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एरर कैलकुलेशन में निकालते कैसे। तो अब आप देखो कि एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू कौन सी है। करेक्ट वैल्यू है भाई 332। तो यहाँ पे लिख लो आप 332, नीचे 332 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ कि एरर कितना आ रहा है। करेक्ट वैल्यू जो है वो 332 है और जो हमारे पास आई 280। तो 332 में से हमारे पास जो आई 280 ये माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पीछे हैं। 280 से 332 पे जाना था ना, तो हम पीछे हैं। न्यूटन की जो वैल्यू निकली वो बहुत पीछे है, कम है। तो कितनी कम है, उसके लिए 332 माइनस 280 मीटर पर सेकंड। अब ये हमारे पास एरर आ जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं आएगा। परसेंटेज के लिए यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना हो। अगले स्टेप में आप क्या करो कि न्यूमरेटर को सॉल्व करो।
तो 332 में से जब 280 माइनस करते हैं तो ये तो रिज़ल्ट 52 आता है। नीचे ओरिजिनल वैल्यू 332 इंटू 100। अब जब इसको आप सॉल्व करते हो 52 डिवाइड बाई 332 इंटू 100 तो आपके पास बच्चों रिज़ल्ट आता है 15.66 समथिंग। आगे भी डिजिट्स मौजूद है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो इट इज़ 16%। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज। अब आपको पता चल गया कि इसमें से एरर कैसे निकालना है। परसेंटेज एरर वो आपने निकाल लिया, देख लिया, समझ लिया। कोई क्वेश्चन क्वेरी और कमेंट सेक्शन पूछें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।